औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल जौन सा है वो गाड़ियों से रिलेटेड है, तो पहले उसी का जवाब देते हैं। कि मैंने एक आधे प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये जो हाइब्रिड व्हीकल्स आ रही हैं उसका, तो उसके बारे में मैंने सरसरी सी बात की थी। तो उसके बारे में एक सवाल आ गया डिटेल में। ये हर मेरा ख्याल है इंसान की ना बायसेस होती हैं। जब आपकी जो अपनी ओपिनियन होते हैं, आप बातों में वो बात तो कर जाते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि सबको समझ आ जाएगी, लेकिन बाज़ दफ़ा वो लोगों को समझ नहीं आती, तो फिर उस पर सवाल आ गया। तो मैंने कहा चलें इसका जवाब दे देते हैं। देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन सी हैं, अगर आप उनकी जनरली जो ग्रोथ के बारे में बात पूछ रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी उनकी ग्रोथ तो हो रही है। पिछले साल में 2024 में पूरी दुनिया में 24% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ हुई है। यानी कि ग्रोथ से मुराद है पिछले साल के मुकाबले में 24% ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी। लेकिन दूसरी तरफ ये फैक्ट भी आप देखें कि जो ग्रोथ है 2023 के अंदर 33% थी। यानी कि 24% 2024 में ग्रोथ हुई, 33% 2023 में हुई। और ये अब आप खुद ही माइनस कर लीजिए कि जी 9% का फ़र्क पड़ गया। तो इसका मतलब ये है कि जी इंक्रीज़ तो हुई, लेकिन इंक्रीज़ करने की जो स्पीड थी या रेशियो थी, परसेंटेज, वो कम हो गई। और ये जो इंक्रीज़ थी ये 2021 के बाद जो सी है 2023 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी। अब ये जो स्लो डाउन हुआ है ये पूरी दुनिया में हुआ है। यानी कि ये जो स्लो डाउन ईवी की सेल्स में जो स्लो डाउन हुआ है सालाना बेसिस के ऊपर, ये पूरी दुनिया में हुआ है। लेकिन अभी भी जो 24% की ग्रोथ है, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो हो रही है वो चाइना में हो रही है। जब आपको ये फैक्ट समझ आ जाते हैं तो फिर आप इनका साफ ज़रा इनकी वजूहात भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पे अगर आप ईवी की मार्केट को अंडरस्टैंड करें, ये पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यानी कि एक तरह से पूरी इंडस्ट्री नहीं लगी। ये क्लाइमेट चेंज के जो चैम्पियंस हैं पूरी दुनिया में, जब ये दुनिया में इन्वायरमेंटल के इश्यूज़ आने शुरू हुए और इंडस्ट्री ने इतनी पोल्यूशन कर दिया, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के दुनिया में अब क्या असरात आ रहे हैं। तो उस वक़्त उनमें जो उनका प्लान बना, उसके अंदर एक प्लान ये भी था कि एक बहुत ज़्यादा जो दुनिया में पोल्यूशन है वो कंबस्टन इंजन की वजह से है। ये जो हमारे फ्यूल के ये जो डीजल के इंजन है जिसमें पिस्टन आगे चलता है, तो इस कंबस्टन इंजन कहते हैं। तो ये उसकी वजह से आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसको, इस पोल्यूशन को, यानी कि आप खुद सोचें कि इंडस्ट्री से पोल्यूशन सबसे ज़्यादा आता है। अगर आप परसेंटेज देखें तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री से पोल्यूशन आता है। लेकिन उन्होंने गाड़ियों के ऊपर, यानी कि इंडस्ट्री वालों ने बजाय इसके कि गाड़ियों अपनी इंडस्ट्री से पोल्यूशन को कम करें, उन्होंने उसके अंदर से एक और अपॉर्चुनिटी देख ली कि हम एक और इंडस्ट्री लगा लेते हैं। अपने ही किए हुए जो हमने ग्लोबल वार्मिंग की है उसी से और कमाने के लिए अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचना शुरू कर देते हैं। तो बुनियादी तौर पे आपको पता है यूएन का भी क्लाइमेट चेंज का अदारा है। तो पूरी दुनिया से और क्लाइमेट चेंज के जो चैम्पियंस हैं उन्होंने कमिटमेंट्स ली कि हम एमिशंस जौन से हैं, यानी कि जो एमिशंस के स्टैंडर्ड्स बना दिए गए कि जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उसके जो एमिशंस को कंट्रोल करेंगे। और ये नीचे करते 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 हम ज़ीरो एमिशन के पास चले जाएंगे और ये पॉलिसीज़ बननी शुरू हो गई और ये कंट्रोल करेंगे एमिशंस को, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके या इसको कम किया जाए। अच्छा, अब ये इसको करने के लिए दुनिया के डिफरेंट मुल्कों ने अपने अपने तरीके से इसको रोकने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कुछ जगहों पे फ्यूल लीवाई लग गई, यानी कि आपको जुर्माना एक तरह से कि आपके पाकिस्तान में भी आपको पता फ्यूल के ऊपर लगी हुई है। तो ये जो लीवी लगी उसकी वजह से पेट्रोल दुनिया में महंगा, यानी कि उसको डिस्करेज करने के लिए पेट्रोल महंगा करना शुरू कर दिया। कुछ कुछ जगहों पे कार्बन टैक्स लग गया। कार्बन टैक्स का मतलब ये है कि जी आपकी वजह से या आपकी गाड़ी में जो फ्यूल चल रहा है उसकी वजह से जो मिशन आ रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है, उससे जो बीमारियां आती हैं, जो उससे नुकसानात आते हैं। तो अब कार्बन टैक्स पे करके जो लोग पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं इंजन वाली, वो कार्बन टैक्स देंगे। तो वो फ्यूल के ऊपर कार्बन टैक्स लगा दिया गया। तो और इसी तरीके से ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को कमिटमेंट दे दी गई कि जी आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट बढ़ती चली जाएगी। उन्होंने इस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और पूरी की पूरी नए ब्रांड्स आ गए, नई गाड़ियां बननी शुरू हो गई। चाइना ने लीड करना शुरू कर दिया। आपको पता टेस्ला पूरी दुनिया में था, उसके बाद चाइना की बहुत बड़ी कंपनी BYD है, पाकिस्तान में भी अब आ गई। उसके अलावा बहुत सी लातादाद कंपनियों ने ईवी के अंदर इन्वेस्टमेंट, ईवी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। अच्छा, अब ये अगर आप इसको ये समझ लिया अब आपने, अब आप ये देखें कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि लोगों को ये भी समझ आई है कि यार ये इसके अंदर तो अभी तो हमारे पास पूरी दुनिया में वो स्टैंडर्ड्स ही नहीं हैं, उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इनकी चार्जिंग के इश्यूज़ हैं।
और बैटरीज़ के अंदर भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं अच्छी। तो अगर हम एक एक करके देखें तो जो दूसरे प्रमोटर थे, दूसरी कंपनियां थीं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं आई और जिनके बहुत बड़े नाम हैं, मसलन टोयोटा है, मसलन निसान है, मसलन आपकी होंडा है, ये तो 3 बड़े नाम बता दिए। इसके अलावा कितने नाम हैं, अमेरिका में कितनी कंपनीज हैं जो कि किसी ज़माने में दुनिया की लीडर्स हुआ करती थी, जैसे जनरल मोटर्स है, जैसे फोर्ड मोटर्स हैं, जैसे क्राइसलर कॉरपोरेशंस हैं, इसी तरह यूरोप के अंदर है वॉक्सवैगन वाले हैं। तो उन्होंने ईवी तो गुजारे के लिए कोई एक आधा मॉडल बना भी दिया, लेकिन उन्होंने अपने इसी प्रेशर के अंदर आके अपने इंजन को एफिशिएंट बनाना शुरू कर दिया, यानी कि फ्यूल एफिशिएंट इंजन बनाने में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी अपने आप को बचाने के लिए। अब उससे फ़र्क ये पड़ा कि आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं सालों में जब एक तरफ ईवी के वजह से नई ऑटो मैन्युफैक्चरिंग या नए ब्रांड्स आ रहे थे, पुराने ब्रांड्स ने सरवाइव करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करना शुरू कर दिया और वो अच्छा खासा उन्होंने इम्प्रूव किया। मसलन जो गाड़ियाँ बड़ी बड़ी इंजन वाली हुआ करती थी, उन्होंने छोटे इंजन बना दिए जिससे परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलनी शुरू हो गई। यानी कि एक फ़र्ज़ करें 3000 सीसी की गाड़ी है, तो वो उन्होंने 1800 सीसी का ऐसा इंजन बना दिया जो 3000 सीसी के इंजन से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। उसमें लो फ्रिक्शन थी, यानी कि टेक्नोलॉजीज चेंज कर दी। उसमें जो वेस्ट हीट होती है टेक्नोलॉजी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली कर दी, वेस्ट हीट रिकवरी के ऊपर काफ़ी काम शुरू कर दिया। तो इस तरीके से करते करते उन्होंने इतनी तब्दीलियाँ कर दी कि वो इंजन बेहतर होने शुरू हो गए और जो उसका इंजन का आर्किटेक्चर था वही चेंज करके रख दिया। नई नई फ्यूल की टेक्नोलॉजीज़ की वजह से वो जो उनका एमिशंस था वो कम होने शुरू हो गए। उन्होंने और इसमें टेक्नोलॉजी लगानी शुरू कर दी जिसकी वजह से एमिशन कम आने शुरू हो गए। तो एक तरफ ये काम हो रहा था, दूसरी तरफ कुछ और मैन्युफैक्चरर्स ने, ये जो मेजर कंपनियां थी दुनिया में, इन्होंने नए फ्यूल्स के ऊपर भी रिसर्च करनी शुरू कर दी। इन्होंने ये सोचा कि इसी तरह ये जो कंबस्टन इंजन है इसको चलाने के लिए फ्यूल, यानी कि बायो जो फ्यूल है, ये आपका जो जिसको आप पेट्रोल कहते हैं या डीजल कहते हैं, इसकी बजाय अगर हम हाइड्रोजन के ऊपर गाड़ी को कन्वर्ट कर दें या बायोफ्यूल के ऊपर हम ई फ्यूल में आ जाएं या हम दूसरी तरह के फ्यूल बनाने शुरू कर दें जो कि एमिशंस को कम करें, तो उस पर काफ़ी काम होना शुरू हो गया और कई कंपनियों ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन बेसिस के ऊपर काफ़ी रिसर्च की। सुना यही है कि टोयोटा ने काफ़ी इस पर काम किया, शायद 1-2 सालों के अंदर उनकी गाड़ियाँ आ भी जाएंगी। तो एक तरफ तो ये काम हो रहा था, दूसरी तरफ जो ईवी की टेक्नोलॉजी है और उसके अंदर आपको होता है मेन काम जो बैटरी का है। अब जो शुरू में अगर आप बैटरी देखें तो 1900s के अंदर निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी हुआ करती थी। उसके बाद जब ये काम शुरू हुआ तो इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी चेंज होनी शुरू हो गई और लिथियम आयन की बैटरी आनी शुरू हो गई। अभी भी ये जो इसकी डेवलपमेंट है बैटरी की, क्योंकि मेजर कंपोनेंट या बैटरी है या उसकी मशीन है जिससे आप मोटर कहते हैं, इंजन कहते हैं, और वो दोनों रिप्लेसेबल है, यानी कि वो ऐसी चीज़ें नहीं जो रिपेयरेबल हों, उनकी एक लाइफ है, उसके बाद वो बदलनी पड़ती हैं। इसी तरीके से निकल की बैटरी आ गई, कोबाल्ट बेस्ड बैटरी आनी शुरू हो गई, एलुमिनियम बेस्ड बैटरी आनी शुरू हो गई और अब सुना है कि सोडियम आयन की कोई बैटरी या सॉलिड स्टेट बैटरीज भी आने वाली है। सो बैटरी की टेक्नोलॉजी में इतनी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई कि बैटरी एफिशिएंट होती गई और अभी भी इस टेक्नोलॉजी के अंदर हर साल नई तब्दीलियाँ आ रही हैं। यानी कि एक तरफ तो चार्जिंग का मसला था कि चार्जिंग 3-3 घंटे कौन खड़ा होकर उसको चार्ज करवाएगा, तो एक तरफ तो चार्जिंग की टेक्नोलॉजी बदलती गई, दूसरी तरफ बैटरीज़ की कैपेसिटी और बैटरीज़ की लाइफ के हवाले से टेक्नोलॉजी बदलनी शुरू हो गई। और ये करते करते यानी कि आप सोचेंगे हर जो नया साल आ रहा है उसके साथ कोई ना बैटरी एफिशिएंट आ रही है और चार्जर उसका एफिशिएंट आ रहा है। अच्छा, अब इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से ये हुआ, एक तरफ जो लोगों को दरमियान का फ़र्क था, मसलन जो पुरानी गाड़ियों के इंजन बहुत बड़े थे और उसमें जुर्माना हो रहा था, फ्यूल बहुत इस्तेमाल हो रहा था और उसमें एमिशन बहुत आ रहा था। कई मुल्कों में एमिशन स्टैंडर्ड इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनको जुर्माने हो रहे थे, और दूसरी तरफ बहुत सस्ता एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी। तो दरमियान में जब ये टेक्नोलॉजी उधर से उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी जिससे एमिशंस कम हो गए, गाड़ियों के इंजन छोटे होने शुरू हो गए, परफॉर्मेंस बढ़नी शुरू हो गई, फ्यूल कंजम्पशन कम होनी शुरू हो गई और उसके अंदर जो एनर्जी की वेस्टेजेस थी उस इंजन के अंदर वो कम होनी शुरू हो गई, फ्रिक्शन कम होनी शुरू, क्योंकि वो इंजन पूरा चल रहा है, पिस्टन चल रहा है उसका।
तो वो एक तरह से उसमें चेंजेस आ गई। दूसरी तरफ से जो ईवी के बारे में लोगों को फीलिंग मिलनी शुरू हुई कि यार ये तो हर साल एक नई चीज़ आ जाती है और इसके अंदर डेप्रिसिएशन बहुत हो रही है, जब क्योंकि जब आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसे आप कहते हैं, आपने आज एक गाड़ी खरीदी ये सोच के कि ये लेटेस्ट है और मैं इसको इस्तेमाल करूंगा और अगले साल 2 साल के बाद मैं इसको बदल, जब पता चलता है कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद ये जो गाड़ियाँ ईवी वाली हैं इनकी तो ऑलमोस्ट डेप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा है कि ये कल को बिकेंगी नहीं। अब कई मुल्कों में ऐसी हैं कि ये एक तरह से दुनिया का बहुत बड़ा स्क्रैप बन गया है, इसकी तो रीसेल है ही नहीं, क्योंकि रीसेल तो उस चीज़ की होती है जिसका टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा फ़र्क ना आया हो। मसलन अगर उसकी बैटरी चेंज हो गई है या उसके अंदर उसका चार्जिंग का सिस्टम ही चेंज हो गया है तो पीछे वाला मॉडल कौन लेगा। और अभी ये बैटरी और चार्जिंग दोनों इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो इसकी डेप्रिसिएशन 50% के करीब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि तो साल के अंदर 50% डेप्रिशिएट कर जाती है और इतने पैसे आप ज़ाया कर रहे हैं। जब ये दो अवेयरनेस हुई हैं लोगों के दरमियान, जब लोगों को इस दो चीज़ों का पता चलना शुरू है कि यार एक तरफ वो इंजन बेहतर होते चले जा रहे हैं और इसकी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और इसकी तो डेप्रिसिएशन बहुत है, तो इसकी वजह से, इस रियलाइजेशन की वजह से एक तो जो आपकी ईवी की बढ़ती हुई सेल्स थी उनकी शरह कम होनी शुरू हो गई। दूसरी तरफ ये अवेयरनेस बहुत आई कि गवर्नमेंट तो जब चाहे पॉलिसीज चेंज कर देती है। आपको पता है टेस्ला की बहुत बड़ी जो कामयाबी की वजह और इलॉन मस्क के बहुत अमीर, दुनिया का अमीर तीन आदमी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट, जो मैंने आपको पहले बताया कि जब ये इन्होंने प्रमोट करनी शुरू की हैं ईवी की, तो एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट के साथ मिलके उन कंपनियों को जो कि ईवी की कंपनियां थीं जैसे, उनको गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी शुरू कर दी, जिनकी वजह से इनके कुछ पैसे गवर्नमेंट उनको देती रही, जिसकी वजह से वो टेस्ला के शेयर कहीं से कहीं निकल गए और इतना कमाई उस पर आई क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग कर रही थी, गवर्नमेंट उसको पुश कर रही थी। तो शुरू में तो ऐसे हुआ, आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट्स ने वो जो थी सब्सिडीज़ या जो फंडिंग कर रहे थे उसको कम करना शुरू कर दिया, बिकॉज मार्केट में और बहुत चीज़ें आनी शुरू हो गई और ऑप्शन आनी शुरू हो गई। तो ये और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी अगर आप देखें, जैसे अभी आपको पता है कि सोलर के ऊपर ये बहुत बड़ा है, पिछले साल के अंदर काफ़ी धमाके होते रहे हैं कि यार सोलर पैनल के ऊपर पहले गवर्नमेंट सब्सिडी देती रही, टैक्स ख़त्म किए थे, उसके ऊपर ड्यूटीज़ नहीं थी, लोगों को उन्होंने इनकरेज किया, लोगों ने जनाब ग्रीन मीटर लगवा लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने सिर्फ एक पॉलिसी अगर चेंज कर दी, उसकी फ़र्ज़ करें बाय बैक की प्राइस कम कर दी, तो वो जो फीजिबिलिटी का मॉडल था वो उल्टा हो गया। यानी कि एक तरफ बहुत ज़्यादा महंगी थी आपकी बिजली और साथ आपसे ख़रीदी जा रही थी, कुछ 1 साल 1.5 साल के अंदर ही वो जो गैप था, एक तरफ तो बिजली थोड़ी सी सस्ती हो गई, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट ने बाय बैक कर रही थी उसको इतना कम कर दिया, तो वो तो एक तरह से टोटली फिजिबिलिटी चेंज होकर रह गई। वो तो फिजिबल ही नहीं रहा कि अब आप इतने बड़ा सोलर लगाएं अनलेस कि आप उसकी उतना यूटिलाइज भी कर लें। तो जो नेट मीटरिंग था वो पूरे का पूरा लोगों ने लगाया, उस पर पैसे लगाए और उसके बाद 1.5 साल के अंदर ही अभी उनकी वैल्यू पूरी नहीं हुई थी या उनके मनी बैक नहीं हुई थी और उसके बाद गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करके बाय बैक का रेट, ये नेट मीटरिंग के ऊपर रेट ही चेंज कर दिया। अब ये अवेयरनेस आई कि अगर गवर्नमेंट ने एक दफ़ा पॉलिसी चेंज कर दी, कोई स्टेबल पॉलिसी तो है नहीं कि जनाब 5 साल तक या 8 साल तक हम इसके ऊपर टैक्सें लगाएंगे या इसके ऊपर सब्सिडी देते रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें होने के बाद लोगों में जो पढ़े लिखी मार्केट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई, जिसकी वजह से ईवी पे लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया। अच्छा, आप ये दोनों मैंने आपको सिचुएशन बता दी है। अब सिचुएशन के जानने के बावजूद भी, अब ये सब कुछ जानने के बाद अब फैसला आपके पास है और फैसला करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि बुनियादी तौर पे जो इसके ऊपर स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि उसके बावजूद भी, ये जानने के बाद कि उसके ऊपर कितनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन है और ये लॉन्ग टर्म की चीज़ नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप इस पर रिटर्न ले सकते हैं तो ठीक है, ले लें। अगर आप फ्यूल, ऑयल, मेंटेनेंस और एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन जो कि ईवी की है, जो कि फ़र्ज़ करें 50% है, अगर आप इतनी ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं कि आप उसको साल 2 साल में डेप्रिशिएट करके या फ्यूल से इतनी सेविंग कर सकते हैं,
तो फिर तो ये आपके पास एक वायबल ऑप्शन है। यानी कि एक तरह से पाकिस्तान में आपको होता है दुनिया की तरह एक ट्रेंड पड़ जाता है, ईवी ईवी, हर बंदा ईवी कर रहा होता है, लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उसके ऊपर जनाब पॉडकास्टिंग हो रही है, उसके ऊपर जनाब वीडियोस बन रही हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आ रहे हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि जो रिव्यू देने वाला है उसकी और आपकी लाइफस्टाइल या यूजेज में क्या फ़र्क है, हम ये भूल जाते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप कम से कम 100 किलोमीटर के थ्रू अगर आप रोज़ गाड़ी चलाते हैं तो आपको चाहिए कि आप हाइब्रिड ले लें। अगर आपका यूजेज 100 और 150 किलोमीटर रोज़ है तो आप हाइब्रिड गाड़ी ले लें। अगर आपका यूजेज रोज़ का 200 से ऊपर 250 किलोमीटर, यानी 200-250 किलोमीटर या इससे ज़्यादा किलोमीटर आप रोज़ गाड़ी चलाते हैं तो फिर आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप ईवी ले लें। अब आपके सामने सिंपल सी बात यह है कि जी अगर आपने गाड़ी चलानी 50 किलोमीटर है रोज़ की, या 60 किलोमीटर चलानी है, 40 चलानी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अगर इसकी आप फिजिबिलिटी बना लें और अपनी आप देख लें कि आपके पास डेप्रिसिएशन कितनी होगी, नुकसान कितना होगा। क्योंकि आप देखें ना, बैटरी है, बड़ी अच्छी से अच्छी बैटरी भी है, फ़र्ज़ करें उसकी लाइफ जोन सी है वो 6 साल है, 5 साल है, वो 10-10, 12-12 लाख की बैटरीज़ हैं। अब आपके पास 5 साल के बाद आप गाड़ी चलाएं या ना चलाएं, आपको 10 लाख की बैटरी 5 साल के बाद बदलनी पड़नी है। अब 5 साल अगर आपकी गाड़ी खड़ी रही, उतनी इस्तेमाल ही ना हुई हो, क्योंकि वो तो उसने तो 5 साल में अपनी लाइफ पूरी कर जानी है। तो अगर आप 5 साल में इससे ज़्यादा सेविंग ले लें फ्यूल की मद में, कि मैंने मेंटेनेंस और फ्यूल की मद में इतने पैसे बचा लिए कि मैं 5 साल के बाद 10 लाख की बैटरी, मैंने 20 लाख का या 25 लाख का फ्यूल बचा लिया और मैंने 10 लाख की बैटरी अगर बदल दी तो कोई बात नहीं, फिर तो आपके लिए ये वायबल है। अगर ये आप इतना नहीं यूज़ कर सकते और 100 किलोमीटर रोज़ की एवरेज आपकी इससे कम है, तो बिल्कुल भूल जाइए कि आपको ईवी या हाइब्रिड गाड़ी लेनी चाहिए। फिर आपको स्टिक करना चाहिए फ्यूल इंजन के साथ, जो पुरानी टेक्नोलॉजी, हाँ वो एफिशिएंट फ्यूल इंजन ले लें। बहुत बदल चुकी हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हुआ करती थी, आप पुराने ज़माने में पीछे चलते जाएँ 20-20, 15 साल, 10 साल, 20 साल, तो बहुत बड़े बड़े इंजन हुआ करते थे। इंजन अब बहुत एफिशिएंट्स हो चुके हैं, बहुत एफिशिएंसी है इंजन के अंदर। अगर आप उनका टॉर्क देखें और उनकी स्पीड्स देखें, उनका पिकअप देखें, तो इंजन में टेक्नोलॉजी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। यानी कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो जो हम सोचते थे कि जी 2500-3000 सीसी की होंगी, आज वो 1800-1600 सीसी के अंदर वो इंजन जौन से हैं उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये बेंचमार्क अगर आप पूरा करते हैं कि आपका यूजेज जौन सा है वो 150 किलोमीटर से लेके से ऊपर है, 150 से ऊपर है, 200 तक है, 150 के करीब करीब है, तो चलें आप हाइब्रिड ले रहे हैं। अगर इससे भी ज़्यादा है, 250-300 है, तो फिर आप कहीं जाके ईवी को कंसीडर कीजिए। तो मेरा ख्याल है मैंने ये आपको पूरा एक दे दिया। अब आपके पास, आप एम्पावर्ड हैं, आपका फैसला है। इन चीज़ों को पैरामीटर बना के एक दूसरे की बात ना सुने, रिसर्च करें, आप अपना यूजेज को देखें, उसके बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल था कि मैं आपको इसके कॉम्प्रिहेंसिव बता दूं। मैं आपको अपनी ओपिनियन जो मैंने कहा कि मुझे पसंद नहीं है वो, या मैं ना लूँ, मैंने कई प्रोग्राम्स में कहा मैं तो नहीं लूँगा ईवी, उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बता दी, मेरा यूजेज नहीं है। आप मेरी गाड़ी अगर 20 किलोमीटर की एवरेज भी नहीं है या 15 किलोमीटर की एवरेज भी नहीं है रोज़ाना बेसिस के ऊपर, तो मुझे सूट ही नहीं करता। तो मैंने उस हिसाब से आपको वो वजह पूरी की पूरी इस वीडियो में बता दी है, जिसकी बेस पे मैंने ये कहा, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई ईवी के अगेंस्ट हूँ। ये जस्टिफाई, मैं एक बड़ा रैशनल किस्म का आदमी हूँ, मैं आपको रैशनली तरीके से समझा दिया है कि ये जस्टिफाई नहीं कर पाता, इसकी वाइबिलिटी नहीं बनेगी अगर आपको इतना यूजेज ना हो। तो आई होप कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी और अपने हालात को देख के, अपना यूजेज को देख के आप बेहतर फैसला कर पाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।